ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है नमामि गंगे अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नमामि गंगे अभियान के पूर्व सलाहकार संजय चतुर्वेदी और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। संजय जी, नमामि गंगे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी परियोजना है। विश्व बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए जो $40 करोड़ की ऋण सहायता योजना दी है, वह इसके विकास में किस तरह से मददगार होगी? ये तो सही है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजना है। जब वो चुनाव लड़ने के लिए बनारस गए थे, तभी उन्होंने इस बात को कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तुरंत ही जल संसाधन एवं गंगा मंत्रालय के नाम से नया मंत्रालय बनाया और माननीय उमा भारती जी, जिनका गंगा और के प्रति बड़ा भाव रहता है, उनको मंत्री बनाया और लगभग 20,000 करोड़ का एक पैकेज भी इस पूरी परियोजना के लिए दिया। पूरे गंगा को जो देख रही थी पहले नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वो पहले पर्यावरण मंत्रालय में था। उसको भी प्रयास करके जल संसाधन और गंगा मंत्रालय में किया गया और इस नाते से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा पूरे गंगा बेल्ट को कैसे विकसित किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर उसने काम की शुरुआत की। और अभी जो विश्व बैंक के लिए जो $40 करोड़ की ऋण की बात आपने की है, वो बेसिकली क्या है कि वो जो 20,000 करोड़ रुपए दिया था उस समय प्रधानमंत्री जी ने, उसके 3 सोर्सेस थे। वो एक तो वर्ल्ड बैंक सोर्सेस था, दूसरा जायका सोर्स था। ये जायका सोर्स क्या है? थोड़ा इसको भी बताइए हमारे श्रोताओं के लिए। ये जापान से कुछ फंड हमको मिला था, जिसको जायका के नाम से जाना गया। और बेसिकली 2 प्रमुख स्थान है, दिल्ली और बनारस। इसमें जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है वो जायका के माध्यम से चल रहा है। तीसरा जो एक बेसिक सोर्स था वो नेशनल गंगा प्लान, जिसमें 12,000 करोड़ का सरकार का खुद का पैसा था और ये उन्होंने दिया था। इस नाते से इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम, उसको करने का काम उस समय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के हाथ में गया और उसने इस काम को आगे बढ़ाया, उसकी पूरी प्लानिंग करना और उसको आगे बढ़ाना। और उसी में से आज का जो ये विषय है, बेसिकली क्या है, वर्ल्ड बैंक ने उस समय जो पैसे दिए थे हमको 1,000 करोड़ की, वो खर्चे नहीं हो पाए थे। और जो वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए थे वो पैसे थे केवल गंगा के लिए थे। और नेशनल गंगा प्लान का जो पैसा था 12,000 करोड़ रुपए, वो गंगा के साथ गंगा की सहायक नदियों के लिए भी था। दोनों बात स्पष्ट हो रही ना। तो अब क्या है कि जो उसमें $600 मिलियन खर्च हो गए थे और लगभग $400 मिलियन बचे हुए थे, जो कि 2022 में खत्म हो जाते, तो वो नए सिरे से उसको फिर विश्व बैंक ने दिया है नए तरीके से, क्योंकि पैसा वापस चला जाता, नहीं हो पाता। इस नाते से उसको नए तरीके से फिर से अनुमति लेकर फिर प्रोजेक्ट करके फिर वही पैसे हमको दोबारा मिले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि अब ये जो $400 मिलियन हमको मिला है, ये ट्रिब्यूटी पर भी हम खर्च कर सकते हैं, इसकी अनुमति भी हमको मिल गई है। ये इम्पोर्टेंट बात है। ट्रिब्यूटी पर खर्च करना भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। गंगा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक का एक मार्ग है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं। और जब तक हम गंगा को साफ करने की, गंगा के संरक्षण की बात करते हैं, तो जब तक गंगा के सहायक नदियों को संरक्षित नहीं करेंगे, उनको स्वच्छ नहीं करेंगे, उनको साफ नहीं करेंगे, तब तक गंगा पर केवल काम करना हमारे लिए निरर्थक समझा जाएगा। तो जो गंगा किनारे 20 हॉट स्पॉट हैं, जहाँ ज्यादा गंगा प्रदूषित होती है, चाहे नालों के जरिए चाहे सहायक नदियों के जरिए, तो उनको साफ करने की दिशा में ये काम होगा इस ऋण सहायता योजना से। थोड़ा सा विस्तार से और हमारे श्रोताओं के लिए बताइए। देखिए क्या है, ये जो 40 करोड़ का एक्स्ट्रा हमको मिला हुआ है और हमारे पास 60 करोड़ 600 मिलियन का पहले से जो हमारे पास प्लानिंग है सारी चीज, उसमें मोटा मोटा अगर आप ये मान के चलिए, जैसे आगरा है, आगरा क्या है कि देश विदेश से लोग वहाँ आते हैं और हमारे लिए एक बड़ा सेंटर है। वहाँ की यमुना कैसे साफ हो, उसके लिए लगभग 1,000 करोड़ की लागत पर खर्च करके उसकी स्वच्छता की प्लानिंग हुई है, उसकी योजना बनी है, तो वो पैसा इसमें आएगा। तो ये 3 प्रमुख वो हैं, एक तो आगरा, दूसरा मेरठ, तीसरा सहारनपुर। इसमें आगरा में तो लगभग 1,000 करोड़ की लागत का और मेरठ में लगभग 300 MLD का, जो काली नदी से आ रहा था वो, और सहारनपुर में जो हुंडन का, क्योंकि हिंडन का उद्गम वही है और वो बहुत बड़ी मात्रा में, तो सहारनपुर, मेरठ और आगरा, इन 3 महत्वपूर्ण जगहों
लोगों पर वो पैसा लगेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो ऋण सहायता योजना दी है विश्व बैंक ने, इसमें जो गंगा की सहायक नदियां हैं, गंगा के साथ सीधे सीधे जुड़े हुए नाले नहीं, गंगा की जो सहायक नदियां हैं, जैसे आप बता रहे थे आगरा में यमुना जो जाकर के प्रयाग में मिलती है, काली नदी और हिंडन नदी, इसको साफ किया जाना है। तो इस पर पहले कितना काम हो चुका है? केवल इस पर काम की बात नहीं कर रहे हैं, इसके साथ भी ऐसे कई परियोजनाएं हैं, जैसे जो पुरानी हो रही है, जैसे पटना में काम हुआ है, पटना में है, दीघा में है, कंकड़बाग में है, हावड़ा, बाली, कमरहाटी, कलकत्ता, ये जो काम हो रहे हैं ना, इन पैसों का इस्तेमाल उनके साथ साथ ये नए प्रोजेक्ट हैं। ये अभी आगरा पे और मेरठ पे और सहारनपुर जो कर रहा हूँ, बिल्कुल नए प्रोजेक्ट होंगे। अब इसमें एक और समझने वाली बात है, जिनके नाते से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है या चेंज हुआ है, पहले क्या हुआ कि पहले पैसा अप्रूव हो गया, पैसा आ गया, लेकिन कोई योजना नहीं बनी, उसके नाते से समय बहुत लग गया। अभी ये महत्वपूर्ण बात है कि आगरा मेरठ दो तो अनुमति मिल गई है और सहारनपुर का लगभग एनओसी के लिए वर्ल्ड बैंक को भेजा जा चुका है। तो ये 3 बड़े सेंटर ऐसे होंगे जो 40 करोड़ के अंतर्गत आएंगे और उसमें खर्च होंगे। ये $40 करोड़ जो खर्च होगा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि गंगा जो अपने उद्गम से निकलती है और आकर के खासतौर पर उत्तर प्रदेश में घुसते ही वो बीमार होने लगती है उसकी सहायक नदियों से, तो इस पर फोकस ज्यादा ये ऋण योजना देगी। बिल्कुल। तो एक चीज और जानना है, क्या लगता है कि इन योजनाओं के जरिए कब तक गंगा में ऐसा पानी हो जाएगा कि जैसे पहले की तरह होता था निर्मल गंगा, कब तक होने की संभावना आपको नजर आती है? पूरे विश्व में जब हम देखते हैं तो टेम्स और रेयान 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं जिन पर काम हुआ है, और इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें 32 साल लगे थे, जबकि इन नदियों पर किसी भी प्रकार का कोई वहाँ क्या कहते स्नान वगैरह का ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। भारत में गंगा चूंकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे लिए सांस्कृतिक गौरव है, हमारे लिए एक पहचान है, हमारी आस्था का प्रतीक है, इस नाते से एक अनुमान अगर लगाएं तो लगभग 70 करोड़ लोग गंगा में स्नान करते हैं। तो इस तरह से कहना कि इस तारीख तक या ऐसे ठीक कर लेंगे, लेकिन जिस तेजी से काम हुआ है, आप ये देखिए अभी लॉकडाउन के दौरान लोगों में चर्चाएं बहुत हुई कि लॉकडाउन के कारण ऐसे ठीक हो गया, लेकिन इसमें जो केवल आपको उदाहरण दें उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में लगभग 32 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, शुरू हो गए हैं, और 10 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी हमने साफ किया है नए के अनुसार, और कुल मिला के जो हमने 300 परियोजनाएं ली थी उसमें 150 पूरी कर ली हैं, 150 हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अभी जो गंगोत्री से हरिद्वार का पानी आ रहा है, जबकि सामान्यतः ये कहा जाता है कि नदियों का पानी 20 श्रेणी में रहे तो ठीक माना जाता है, यानी नहाने का, धोने का, इस तरह की चीजों के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेकिन गंगोत्री से हरिद्वार का पानी 1 ग्लास के रूप में माना गया। हरिद्वार में जगदीशपुर में और जो 45 MLD का था पहले, अब उसको 68 MLD बढ़ा दिया गया। इसी प्रकार एक सराय कसावन नाला है, वो 18 MLD का था, वो 14 MLD का हो गया। तो अब क्या है कि चीजें धीरे धीरे दिखना शुरू हो गई होंगी। बनारस में गया था, गोमती और गंगा का जहाँ संगम है, वहाँ मैं आधे घंटे रहा, इस गंगा के अंदर जो गंगा डॉल्फिन देखी जाती है वो वहाँ दिखना शुरू हो गई है। तो इस सब से ही हम अंदाज लगा सकते हैं कि परिवर्तन किस तेजी से आ रहा है। जब आपने वाराणसी की चर्चा की तो मुझे आपका एक कैंप याद आता है, झारखंड में आपने बहुत दिनों तक कैंप किया था, अब उस प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है? उस समय पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया था। पायलट प्रोजेक्ट के नाते से क्योंकि नई सरकार आई थी, नई चीजें थी, तो ये था कि कम से कम 2 हमें करके दिखाना है। तो हमने क्या है कि राजमहल और साहबगंज चूंकि केवल 80 किलोमीटर का पूरा बेल्ट पड़ता है, इस नाते से हमने उस 80 किलोमीटर के बेल्ट को कैसे साफ रखा जाए, स्वच्छ रखा जाए, और साफ और स्वच्छ के साथ साथ कैसे वहाँ एक मॉडल के रूप में दिखाया जाए। तो हमने 80 किलोमीटर में जो गांव पड़ते हैं उनको ट्रीट करने का, और जो वहाँ पर गंगा ग्राम बनाने का, ऐसी जो भी योजनाएं किया, और वो प्रोजेक्ट हमारा बड़ा सफल माना गया। ऐसा माना जाता है, और हम लोग भी पढ़ते भी रहे हैं कि सबसे ज्यादा गंगा अगर प्रदूषित होती है तो कानपुर में होती है। अभी वहाँ क्या स्थिति है? कई चरणों में काम किया गया है। तो जैसे मान लिया हमने एक तो सीवरेज ट्रीटमेंट की स्थिति है, वो अभी प्रॉपर उसमें है, अभी हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं सारे। लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 52 परियोजनाएं हैं जो चल रही हैं। उन 52 परियोजनाओं में मुझे लग रहा है कि 2-3 सालों में ही हम उसको कंप्लीट करके वो हैंडओवर कर देंगे, और जब ये सारे हैंडओवर हो जाएंगे ना तो ज्यादा चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। जैसे
उत्तराखंड में लगभग 31 परियोजनाएं चालू हो गई हैं। उसमें से 2-4 10 ही बची हैं, सिर्फ लगभग चालू होने की स्थिति में है। ऐसे बिहार में लगभग 30 हैं, झारखंड में 2 परियोजनाएं हैं और पश्चिम बंगाल में भी मुझे लगता है 30 के आसपास ही परियोजनाएं हैं। गंगा अपनी जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से गुजरती है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में किस तरह से सहयोगी रही हैं ये राज्य सरकारें? आप माँ गंगा को मानिए, चूंकि सभी आस्था का प्रतीक है और गांव-गांव से लोग उसके प्रति, वहाँ कोई राजनीतिक विषय तो है नहीं। मुझे याद है जब ये सरकार नहीं बनी थी और हम लोग सभी जगहों पर एक आंदोलन चला रहे थे और सभी सांसदों को हम लोग लेकर गंगा जल बांटने गए थे, तो सभी का बहुत ज्यादा सहयोग रहा और संकल्प कराया कि हम माँ गंगा के कार्यों में लगेंगे, तो सबका सहयोग रहा, तो बहुत अच्छा सहयोग मिला सबका। इसी नाते से ही हम कह रहे हैं कि इतने कम समय में 300 प्रोजेक्ट थे, जिसमें 150 प्रोजेक्ट बन के तैयार होकर हैंड ओवर हो गए। हरिद्वार में केवल 1.5 साल में इतना अच्छा घाट बना के उन्होंने तैयार किया और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल वो स्वयं भावनात्मक रूप से बहुत माँ गंगा के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं। उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत से काम कर रही है। तो निश्चित रूप से क्योंकि आप स्वाभाविक क्रम में काम करते हैं और भावनात्मक रूप से जिसके साथ जुड़कर काम करेंगे तो उसका रिजल्ट और अच्छा आता है। सभी 5 स्टेट में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जनता का क्या रिस्पांस रहा, क्योंकि एक दौर में आप लोगों से भी बहुत मिलते थे? सरकारें तो अपना काम करेंगी ही करेंगी और कर ही रही हैं, मेहनत कर रही हैं, लगी हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना था, जब मैं पहली बार जुड़ा तो मुझे एक समझ में ये आया कि इस पूरे काम को तब तक हम नहीं कर सकते जब तक समाज का पार्टिसिपेशन नहीं हम लेते हैं, समाज का सहयोग नहीं लेते हैं। तो इस नाते से एक गंगा विचार मंच करके एक वो बनाया और हम लोग, माननीय मंत्री उमा भारती जी थी और हम लोगों ने गांव-गांव गए, लोगों के बीच में दसियों हजार लोगों के साथ संवाद स्थापित किया। क्योंकि कई बार योजना बना लेने में प्रॉब्लम हो जाती है कि नीचे की योजना और एयर कंडीशन में बैठ के, दिल्ली में बैठ के योजना बनाने में बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि अपने देश में भी तो 2 प्रकार के भारत बसते हैं ना, इंडिया अलग है, भारत अलग है। हम सब लोगों ने गांव-गांव प्रवास किया और गांव-गांव प्रवास करके वहाँ की स्थिति को देखा और समझा और कैसे लोगों को जोड़ा जाए इसके साथ। तो आज कम से कम 55 स्थानों पर लोग गंगा आरती कर रहे हैं, माँ गंगा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और वॉलंटरिज्म, ये आप पैसे से नहीं करा सकते। वॉलंटरिज्म हम कैसे लोगों को डेवलप करें, वॉलंटरिज्म के रूप में कैसे हम करें, बच्चों के कुछ कार्यक्रम किए जाए, बच्चों के लिए कुछ हमारी सरकार ने कुछ ऐसी मटेरियल और ये सब बनाए कि उनसे माँ गंगा की पुरानी कहानियां, भावनात्मक रूप से बच्चे कैसे जोड़ सकें, वृक्षारोपण कैसे कर सकें कि आसपास जो है बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यूरिया और ये सब खाद डालते थे, आखिर अंततः वो तो जाता नदी में ही था और उसके कारण नुकसान भी बहुत होता था। इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाए, उनको लोगों को सिखाना, लोगों को समझाना एक बहुत बड़ा टास्क था। और उस नाते से लगभग 2 साल 3 साल हम लोग गाँव में ही रहे। तो हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि समाज के लोगों को कैसे हम जोड़ सकें। और ये अपनी में कई बार मुझे अच्छा भी लगता है, मैं उपलब्धि भी मानता हूँ कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग इस आंदोलन के साथ जुड़ा और सरकार के साथ जुड़कर सरकार को सहयोग कर रहा है। बिना कुछ लिए सरकार से समाज जो है सरकार के लिए, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। ये एक उपलब्धि के रूप में मैं मानता हूँ। कहा जाता है कि गंगा को अगर बचाना है तो उसकी निर्मल जलधारा को बने रहने देना होगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? माँ गंगा की विशेषता ही है निर्मलता और ये सारा जो काम है वो काम ही निर्मलता को आधार बना के किया गया है। एक चीज जोड़ना चाहूंगा, निर्मल और अबाध धारा। अबाध धारा के बारे में जो बात आप कर रहे हैं वो अबाध धारा के बारे में चूंकि आपको जानकारी होगी, चूंकि आप स्वयं गंगा का अध्ययन करते रहते हैं, तो मालवीय जी ने भी अंग्रेजों के साथ एक बार संधि करके और हरिद्वार से एक अबाध धारा का किया था। सरकार का भी संकल्प है कि आगे के आने वाले दिनों के लिए अबाध धारा जो है अबाध रहे। और इस पर ये थोड़ा सा क्या है, कई बार विवादित हो जाता है, कई चीजें हो जाती हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्मलता पर ज्यादा फोकस करते हुए आगे बढ़ाई है। लेकिन अबाध पर भी निरंतर काम चल रहा है। जैसे कि एक महत्वपूर्ण चीज जो बहुत दिनों से छूटी जा रही है, शायद ये हो जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि एक गंगा लॉ बनाई। गिरधर मालवीय जी जो पूर्व जज हैं, उनके नेतृत्व में गंगा लॉ के लिए, गंगा के लिए कानून बने, इसकी एक कमेटी बनाई गई थी और उसको भी पटल पे रख दिया गया था। और वो अगर जल्दी
ही लागू हो जाए तो शायद जो आपने अभी चर्चा की ना कि और अच्छे तरीके से चीजें हो जाएंगी, क्योंकि हमारा भारत का मानस जो है ना, थोड़ा सा क्या है कि अगर हम कानून का थोड़ा डर दिखाते हैं तो लोग अपने आप सहम के करते हैं। तो वो गंगा लॉ अभी तक पास नहीं हो पाए, कुछ टेक्निकल दिक्कत होगी, लेकिन अगर वो हो जाता है तो मुझे लगता है कि हम आधी उपलब्धि को हम ऐसे ही हासिल कर लेंगे। संजय जी, आपने नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर बहुत सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे नमामि गंगे अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नमामि गंगे अभियान के पूर्व सलाहकार संजय चतुर्वेदी और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।